सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत में अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी, जो इतिहास का चैप्टर है, इसको हम जानेंगे। तो साथियों, भारत में मुस्लिम आक्रमण, भारत में मुस्लिम आक्रमण। तो सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण, अरब आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी और एक तुर्क आक्रमणकारी। तो अरब आक्रमणकारी में मोहम्मद बिन कासिम आया। कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। तुर्क आक्रमणकारी में कौन था? महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये थे तुर्क आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। तो अरब आक्रमण के बारे में हम जानेंगे। सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया। कहां भेजा गया? एक अभियान सिंध प्रांत भेजा गया, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। कौन भेजा गया? उबैदुल्ला के नेतृत्व में 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी था। सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया और यह वहां, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। फिर दूसरा अभियान फिर चालू हुआ। तो दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? बुदैल के नेतृत्व में शुरू किया गया, लेकिन यह भी असफल रहा। बुदैल के नेतृत्व में दूसरा अभियान शुरू किया गया, लेकिन यह भी क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। तीसरा अभियान मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में तीसरा 712 ईस्वी, 712 ईस्वी तीसरा अभियान मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध भेजा गया। ये क्या हुआ? राजा दाहिर को, जो सिंध के राजा थे, दाहिर को पराजित किया और सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। सिंध प्रांत पर अपना क्या किया? कब्जा कर लिया। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी, अगले साल 713 ईस्वी में मुल्तान पड़ता है, मुल्तान को भी जीत लिया। मुल्तान को क्या किया? जीत लिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध को जीता, 713 में मुल्तान पर भी कब्जा किया। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जजिया कर लगाया। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जजिया कर किसने शुरू किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर। ये जजिया कर क्या है साथियों? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, जो मुस्लिम से नहीं लिया जाता था, बाकी सभी लोगों से लिया जाता। इन छूट किसको मिलती थी? देखिए साथियों, तो ये जो जजिया कर नहीं लिया जाता था, तो ये नहीं लिया जाता था बच्चों से, बच्चों पर जजिया कर नहीं लगता था। और उसके बाद बूढ़े व्यक्तियों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। यानी कि ये जजिया कर केवल किसको माफ था? गैर मुस्लिम जो भी हैं, बच्चे, बूढ़े और औरतें होती थी, औरतों से ये नहीं लिया जाता था कर। और विकलांग व्यक्ति जो होता था, उससे जजिया कर नहीं वसूला जाता था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर नहीं लगाया जाता था। लेकिन तुगलक वंश का एक शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बनता है पेपर में, कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, वो कौन सा शासक था? तो तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अब अगला देखें, अकबर ने 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। अकबर ने क्या किया? जो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, उसको अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त किया। लेकिन औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लगा दिया। पुनः जजिया कर कब लगाया गया? 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर किसने लगाया? औरंगजेब ने, जिसे जिंदा पीर के नाम से जानते थे, मुगल बादशाह था। फिर उसके बाद जजिया कर अंतिम रूप से अगर किसने समाप्त किया, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला था जिसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया। जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। अब साथियों आगे देखेंगे, अरबों की सिंध विजय का कारण क्या था? अरबों का सिंध विजय का कारण क्या था? इसने राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण क्या हुआ साथियों? मुस्लिम राज्य का विस्तार, यानी कि मुस्लिम राज्य का विस्तार करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? मुस्लिम राज्य का विस्तार।
उसके बाद आर्थिक कारण क्या था? भारत समृद्ध देश था। भारत क्या था? समृद्ध देश था। भारत क्या था? समृद्ध देश था। भारत एक समृद्ध देश था। यहाँ अधिकार करके धन लूटना था, धन लूटना था। लेकिन भारत के राजाओं की कमजोरी भी बताएं ये लोग। उसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना मुख्य कारण था इनका। पहला राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो पहले सबसे पहले अरब आक्रमणकारी अगर पूछा जाए तो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। जबकि उबैदुल्ला के नेतृत्व में 711 ईस्वी में अभियान भेजा गया था, लेकिन 711 वाला अभियान क्या हुआ? असफल रहा। फिर दूसरा 711 में जो भेजा गया वो भी असफल रहा। दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में भेजा गया वो भी असफल रहा। तीसरा जो 712 ईस्वी में भेजा गया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, यह सफल रहा, यह सफल रहा। तो पूछा जाए सबसे पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो जय हिंद साथियों। तो साथियों अब हम अरब आक्रमणकारी के बारे में पढ़ चुके थे। तो इसके बाद अब तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। कौन से तुर्क आक्रमणकारी आए भारत में? तुर्क आक्रमण। तो तुर्क क्या थे? तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी, तुर्क क्या थे? चीन के उत्तर पश्चिमी, उत्तर और पश्चिमी, तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाली, जो तुर्क थे चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाली असभ्य एवं बर्बर जनजाति थी। असभ्य एवं बर्बर जनजाति के लोग थे जो चीन के उत्तर पश्चिम सीमा में निवास करते थे। ये क्या थे? तुर्क थे। 962 ईस्वी में अल्पतगीन, अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार, अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार, एक तुर्क सरदार क्या हुआ? अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार ने गजनी या यामनी साम्राज्य की स्थापना की। गजनी या यामनी साम्राज्य की स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी बनाया। किसने? अल्पतगीन ने। अल्पतगीन ने क्या किया? 962 ईस्वी में तुर्क सरदार था, इसके जो तुर्क सरदार था इसने गजनी और यामिनी साम्राज्य की स्थापना की। गजनी और यामिनी साम्राज्य की स्थापना की। गजनी को अपनी राजधानी बनाया। किसने? अल्पतगीन ने। अब अल्पतगीन 962 से 977 ईस्वी तक अल्पतगीन ने 1700 तुर्क सरदार, कितने सरदार? 1700 तुर्क अधिकारियों की क्या किए? नियुक्त किया। 1700 तुर्क अधिकारियों की नियुक्त की किसने? अल्पतगीन ने। उसमें से एक था सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन। लेकिन ये जो अभियान होता है ये अल्पतगीन विजय नहीं हो पाता है। इस वजह से अगर पूछा जाए पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था तो सुबुक्तगीन था। अल्पतगीन ना मत करना। तो अल्पतगीन के बाद कौन बनता शासक? सुबुक्तगीन। 17 तुर्क अधिकारियों में से एक था कौन? सुबुक्तगीन, जिसको किसने नियुक्त किया था? अल्पतगीन ने। अब देखिए साथियों, सुबुक्तगीन 977 से 997 ईस्वी तक भारत में रहा, मतलब भारत में आक्रमण किया। अब पहला अगर तुर्क आक्रमणकारी पूछा जाए तो कौन था? सुबुक्तगीन। इसने 986 ईस्वी में, कब? 986 ईस्वी तक, क्योंकि 997 तक रहा तो 986 ईस्वी में पंजाब के शाही राजवंश, पंजाब के शाही राजवंश पर आक्रमण किया और वहां के शासक थे जयपाल। कौन थे? जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। जयपाल को क्या किया? पराजित कर दिया। किसने? जो अल्पतगीन के 1700 अधिकारियों में से कौन था? सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन ने जयपाल को क्या किया? पराजित कर दिया। तो ये किस वंश के थे? पंजाब के शाही राजवंश के थे। सुबुक्तगीन की जब मृत्यु हो जाती है, भाई कुछ दिन बाद जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो इसके दो पुत्र होते हैं, दो पुत्र होते हैं। तो दोनों पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है और उत्तराधिकार में महमूद गजनवी जीतता है। कौन जीतता है? महमूद गजनवी। अब देखिए साथियों,
सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र होते हैं। दो पुत्र कौन कौन से होते हैं? एक इस्माइल होता है, अब्दुल कासिम महमूद। अब्दुल कासिम महमूद, जिसे हम महमूद गजनवी के नाम से जानेंगे, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और दूसरा पुत्र कौन था? इस्माइल। इन दोनों पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है और दोनों में विजयी कौन होता है? महमूद गजनवी विजयी होता है। तो महमूद गजनवी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोनों पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अब्दुल कासिम महमूद, जिसे हम महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं, वो विजयी होता है और विजय होने के बाद अब अगला शासक कौन बनेगा? महमूद गजनवी। जैसे इसमें अल्पतगीन आया, अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन नियुक्त हुआ। सुबुक्तगीन के दो पुत्र हुए। कौन पुत्र हुए? दो, एक महमूद गजनवी, एक इस्माइल। इसका महमूद गजनवी का नाम था अब्दुल कासिम महमूद। तो अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल के दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ उत्तराधिकार के लिए, जिसमें महमूद गजनवी जीत जाता है और अगला शासक कौन होगा? महमूद गजनवी। तो ऐसी क्लासें देखने के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें साथियों, और रेगुलर ऐसी क्लासों को पढ़ते रहिए और मेहनत करिए। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। जिसने भी मेहनत किया है उसी ने। देखो, पढ़ाई करना है तो अच्छे से करना, नहीं करना है तो छोड़ देना है। जय हिंद साथियों।